Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam to all my students and welcome to your own Bioacademy where biology is made simple. Now today we are going to continue with the chapter 2 biological classification in which we are dealing with kingdom Monera. Kingdom Monera जैसे ही ध्यान में आता है सबसे पहली चीज़ जो क्लिक होती है वो है बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो धरती पर सबसे पहले आए हैं और ये ऑर्गेनिजम्स पानी में बनने शुरू हुए हैं बिकॉज लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, केम फ्रॉम वाटर। सो इसका मतलब है कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, वो सारे के सारे सबसे पहले इस धरती पे आए हैं और आज तक सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक बिकॉज अभी इनमें न्यूक्लियस बना नहीं था लेकिन डीएनए इनके अंदर आ गया था। दे आर सिंगल सेल्ड, ओमनी प्रेजेंट हैं, सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वॉल्केनो के अंदर से लेके समुद्र के अंदर, धरती के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, everywhere they are present in all harsh conditions. They are going to be present. मोनेरा को कोई रोक नहीं सकता, बैक्टीरियाज को कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं कि दम है तो रोक कर देखो, हम तुम्हें हर जगह मिलेंगे। और इनका न्यूक्लियस एज आई सेड अभी बना नहीं था। सो न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं इसको क्योंकि डीएनए मटेरियल प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। ये सारी एब्सेंट होने की वजह से सिर्फ जो डीएनए प्रेजेंट है वो डीएनए बिल्कुल इस सेल के अंदर एक लूज धागे की तरह प्रेजेंट है। इफ़ दिस इज़ द सेल, इसके अंदर ये डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा गया है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट एब्सेंट है, मतलब जो अगर हम आज के एडवांस्ड सेल देखेंगे तो उन सेल्स के अंदर वी विल फाइंड साइटोप्लाज्म इज देयर, न्यूक्लियोप्लाज्म इज देयर, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट दिखता है। स्लोली दीज ऑर्गेनल्स दे शो देयर मूवमेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस बोलते हैं उसको। और ये साइक्लोसिस, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन किंगडम मोनेरा में, बैक्टीरियाज में एब्सेंट होते हैं। नाउ एज आई सेड कि ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में। मैंने कहा आपको ओमनी प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये हर वो जगह होते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, हर वो जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर बैक्टीरियाज पहुँच जाते हैं। एंड दे शो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनका बिहेवियरल पैटर्न हर जगह अलग अलग टाइप का दिखता है। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मीन्स दे मे बी मोटाइल और दे मे बी नॉन मोटाइल, मतलब फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट। लोकोमोशन विद फ्लैजेला, अगर है लोकोमोशन, अगर मोटाइल हैं तो ये लोकोमोशन दिखाएंगे और फ्लैजेला के थ्रू ये मूव करेंगे। ना इनका जो फ्लैजेला है इसमें एक स्पेशलिटी है कि इनके फ्लैजेला के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। बाकी के हायर ऑर्गेनिजम्स में जो फ्लैजेला होता है उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इनका जो सेल वॉल है ये नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब जो प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर इसका जो सेल वॉल होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है, नॉन सेल्यूलोज का बना होता है, और ये इसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन का बना होता है विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इसका बना हुआ होता है, नॉन सेल्यूलोजिक है। एग्जाम्पल्स हम डिवाइड कर सकते हैं किंगडम मोनेरा को मेनी कैटेगरीज में, आर्किए बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरियाज,
साइनोबैक्टीरियाज, एक्टिनोमाइसिटिस। आर्कियोबैक्टीरिया नाम से पता चलता है सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरियाज, सबसे ओल्ड बैक्टीरियाज जो इस धरती पर आए थे। उसके बाद यूबैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज आर ग्रीन, ब्लू ग्रीन अलगी जिनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है। ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये अलगल बूम बनाते हैं इन वाटर बॉडीज। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है। इस पिक्चर में देख सकते हो कि पानी जहाँ स्टैग्नेंट है, रुक जाता है, वहाँ पे अलगल ब्लूम हो जाता है। और ये अलगा जो है इतने प्रमाण में ग्रो होता है कि ये धीरे धीरे उस तालाब के, उस पानी में, उस एरिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने लगता है, बिकॉज ये सारा ऑक्सीजन खींच लेता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। एज आई सेड, ये बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया को इतना स्पेशल क्या बना देता है कि ये हर जगह सरवाइव कर जाता है? कुछ तो इसमें स्पेशलिटी होगी कि ये बाकी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रुक जाता है। तो इसकी स्पेशलिटी होती है सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। ओके, अब इस बैक्टीरिया के आसपास सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। और ये सेल एनवेलप की जो कवरिंग है वो बनती है तीन चीज़ों से बनती है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होगी उसको बुलाएंगे ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल, दिस वन। तो इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे या फिर कैप्सूल बोलेंगे। क्यों, दोनों क्यों बोलते हैं भाई? वाई मैम कैन नॉट से द सेम थिंग टू बोथ? रीज़न, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये एक स्लाइमी लेयर है, चिकनी लेयर है जो पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। सबसे बाहर की लेयर चिकनी है, जिसमें अगर सपोज फ्लैजेला नहीं भी है तो वो अपनी रिगलिंग मूवमेंट से आगे बढ़ जाएगा। या फिर उसके पास कैप्सूल होगा जो हार्ड है, रिजिड है, नॉन स्टिकी है, ये भी पॉलीसैकेराइड का ही बना हुआ होगा। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्लाइमी लेयर जो है वो उसको प्रोटेक्शन देगा ताकि वो आराम से किसी जगह जाके चिपक जाए किसी और के ऊपर। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैविंग स्लाइमी लेयर। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो कैप्सूल होगा। सेकेंड लेयर जो है सेल वॉल, जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब मिला के वी कॉल इट एज सेल एनवेलप। नाउ आफ्टर दिस, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वी कैन सी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। दीज सेल ऑर्गेनल्स जितने भी प्रेजेंट है, उस बेचारे के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसके पास अपनी अपनी कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे राइबोसोम्स देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये राइबोसोम्स होने की वजह से ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। ओके, और ये राइबोसोम 70S टाइप के हैं। अगर इनकी सब यूनिट देखेंगे तो इट इज़ 50S एंड 30S सब यूनिट। दो सब यूनिट का बना होता है ये राइबोसोम, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। 50S इज़ द लार्जर सब यूनिट and 30S is the smaller subunit. So this is called as the ribosome. Okay? साथ में बिल्कुल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता हुआ एक आपको ऑर्गेनल दिख रहा है, और इस वाइट कलर में जो दिखाया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम्स। इस मीसोसोम को ही अटैच होता है ये DNA, विच इज़ अ सर्कुलर DNA, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। देयर इज सर्कुलर DNA, दैट इज न्यूक्लियोइड, जो मीसोसोम को ही अटैच होता है। ओके, नाउ मीसोसोम्स का काम क्या होता है? मीसोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है इस बैक्टीरिया को। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इंक्लूजन्स हैं, विटामिन K के इंक्लूजन्स होंगे और बहुत सारी चीज़ में इसमें प्रेजेंट होती हैं। वी विल बी सीइंग दिस डिटेल इन द अदर चैप्टर।
यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख रही है, ये दिस इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. मतलब बैक्टीरियल सेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का एक कारण तो उसका सेल वॉल है, दूसरा कारण है कि इसके पास दो दो तरह के डीएनए होते हैं. एक को बोलते हैं न्यूक्लियोइड और दूसरों को बोलते हैं प्लाज्मिड. दिस इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इस बैक्टीरिया के काम तब आता है जब इसका खुद का न्यूक्लियोइड, ये जो डीएनए है, ये डीएनए जब खराब हो जाता है, वर्क नहीं करता, किसी भी रीज़न से इंजरी हो जाती है या डीएनए की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो इसका फंक्शन प्लाज्मिड टेक ओवर कर लेता है. तो इसका फंक्शन ये टेक ओवर कर लेता है बाद में, एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज द क्रोमोसोमल मटेरियल और डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरिया. इसीलिए बैक्टीरिया में सर्वाइवल के डबल चांसेस हैं, दो दो डीएनए होने की वजह से. नेक्स्ट थिंग, इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ धागे टाइप स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको. उसमें से एक जो स्ट्रक्चर है, यू कैन से कि एक फिम्ब्रे है, दूसरा पाइलस है और पिलाई बोलते हैं इसको, पिलाई भी बोलते हैं, और तीसरा यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लैजेला. ये तीन चीज़ें हैं विच आर प्रेजेंट हियर. एक और है समटाइम सीलिया भी होता है. ओके, सो सीलिया, फ्लैजेला, पाइलस एंड फिम्ब्रे, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर प्रेजेंट हियर. नाउ पाइलस और फिम्ब्रे का एक ही काम है, दोनों सेम है, अटैचमेंट्स में हेल्प करते हैं. लाइक जब पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, उस टाइम पे पाइलस या पिलाई हेल्प करते हैं. दो बैक्टीरियाज अलग अलग स्ट्रेन के नेगेटिव पॉजिटिव आके जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर अटैचमेंट्स में ये पाइलस हेल्प करता है. फिम्ब्रे भी अटैचमेंट में हेल्प करता है, जैसे बैक्टीरिया को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे अटैच होना है या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बॉडी पे अटैच होना है, तो वहाँ पे जाके ये फिम्ब्रे अपने आप को अटैच कर देता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे रह सके बड़े आराम से. फ्लैजेला एंड सीलिया ये दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जहाँ पे ये बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है, चाहे हवा में हो, पानी में हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पे सीलिया फ्लैजेला हेल्प करते हैं. अब इसमें डिफरेंस क्या है? सीलिया जो होते हैं, दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, मीन्स दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी लाइक दिस. ओके, दीज आर सीलिया, दे आर शॉर्ट. बट फ्लैजेला देखोगे तो फ्लैजेला इज लॉन्ग लाइक दिस. इट कैन बी 1 और 2, फ्लैजेला 1 या 2 ही होंगे, और ये डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं. मतलब दे शो विपलैश मूवमेंट. एक जैसे बेल्ट हवा में जब हम घुमाते हैं तो वो बेल्ट कैसे लहराती है हवा में, उसी तरह का कुछ मूवमेंट ये फ्लैजेला दिखाता है. फाइन, सो दिस इज इन शॉर्ट ऑल अबाउट द बैक्टीरियल सेल. नाउ वी विल गो टू शेप्स ऑफ द बैक्टीरियाज. ये जो बैक्टीरियाज ओमनी प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो ये बैक्टीरियाज की शेप्स अलग अलग होती है. मैंने बोला ये बहुत वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत वैराइटीज़ होते हैं. तो अगर ये सर्कुलर है, गोल गोल हैं, तो उनको कोकस बोलेंगे. अगर दो हैं, जुड़ गए हैं, दो कोकस जुड़ गए हैं तो डिप्लोकोकस बोलेंगे. अगर एक लंबी चेन बन गई है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. अगर ये एक पूरे बंच में आ गया है, अंगूर के गुच्छे की तरह, है ना, अगर ये अंगूर के गुच्छे की तरह, ग्रेप्स के बंच की तरह आ गया है तो उसको स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे. वैसे ही अगर ये रॉड शेप्ड है तो रॉड शेप को हम बोलेंगे बैसिलस. सबसे कॉमन होता है ये, जो दही वाला बैक्टीरिया जिससे दही बनता है दूध में डालने के बाद, वो बैसिलस बैक्टीरिया ही होता है, दैट इज़ द रॉड शेप बैक्टीरिया. इसी को अगर डबल में हो गया तो ये हो गया डिप्लोबैसिलस. अगर ये चेन में आ गया, बहुत लंबी चेन ऐसे ऐसे आ गई, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस. यही चीज़ अगर बंच में आ जाएगा, ऐसा बंच हो जाएगा, इस तरह के बंच में अगर आ जाएगा तो फिर इसको बोलेंगे स्टेफाइलोबैसिलस. तो जैसे हमने कोकस को बोला वैसे ही इसके नाम भी बदलेंगे. अगर ये स्पाइरल शेप्ड है, इस तरह का शेप है स्पाइरल, तो इसको बोलेंगे स्पाइरिलियम. अगर ये कॉमा शेप्ड है तो हो सकता है यहाँ पे इसका ये फ्लैजेला हो, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वाइब्रियोफॉर्म. ओके, कॉमा शेप्ड इज वाइब्रियोफॉर्म. अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यूब फॉर्म में दिखाता है तो उसको सैक्रिने बोलते हैं. और अगर
ये एक के नीचे ये बैसिलस फॉर्म प्रेजेंट है, तो उसको पैलिसेड बोलते हैं। पैलिसेड का मतलब एक के नीचे एक अरेंज है सारे के सारे सेल्स। सबसे कॉमन इस बैक्टीरिया में आपको पता होना चाहिए कि सबसे कॉमन जो है शेप बैक्टीरिया की वो है बैसिलस। जस्ट नाउ आई सेड कि ये बैक्टीरिया रॉड शेप सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज ये दूध दही में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। और जो कोकस होता है, इस बंदे के पास ना तो सीलिया है और ना तो फ्लैजेला है, तो ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। कोकस, डिप्लोकोकस, एवरीथिंग। सो यू कैन सी ये कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे के सारे नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजेलेटेड हैं। ये मूवमेंट नहीं कर सकते अपने आप। इसका मतलब ज़रूर है कि इनके पास लाइमी स्ट्रक्चर होगा। इनका जो सेल वॉल के बाहर जो प्रेजेंट होता है वो जो पार्ट है वो स्लाइमी होगा। ओके, सो एनवेलप का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट स्लाइमी होगा ताकि ये अपने आप को चिपका सके किसी भी स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन। भाई अगर जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा। अगर वो लिविंग बोलता है अपने आप को बैक्टीरिया भाई, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू शो रेस्पिरेशन, तभी हम बोलें कि बंदा जिंदा है, उसमें मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, तभी हम उस बंदे को जिंदा बोलते हैं। तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन, इट इज़ गोइंग टू शो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन? क्यों सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द टर्निंग ऑफ द ग्लूकोज। जो भी बंदे ने खाना बनाया है अपने अंदर स्टोर किया है ग्लूकोज के फॉर्म में, और इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन यूज करके एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब इन शॉर्ट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी बनाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल का रुपया है, ये सेल की करेंसी है। अपना जितना भी एनर्जी का लेन देन है वो एटीपी के फॉर्म में ही करता है। ओके, तो एटीपी के बिना ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो एनर्जी ले पाएगा ना किसी को एनर्जी दे पाएगा। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, जो भी खाना खाता है उससे ग्लूकोज बनाता है और उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और CO2 इसका वेस्ट मटेरियल है। ओके, अब रेस्पिरेशन बैक्टीरियाज अलग अलग प्रकार से दिखाता है। कुछ बैक्टीरियाज एरोबिक हो सकते हैं, एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरियाज एनारोबिक हो सकते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स नो O2, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ये बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ऐसे टाइम पर ये एनारोबिक बैक्टीरियाज बोलेंगे। अगर वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपने ग्लूकोज से एटीपी बना सकता है। यहाँ पर भी एरोबिक कंडीशंस में भी मैंने बोला बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बंदा है, ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी वे में सरवाइव करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, कितनी भी एडवर्स कंडीशंस आ जाएं। तो होता क्या है, ऑब्लिगेट एरोब, मतलब ये है कंपल्सरी O2 चाहिए इनको। ये ऐसे बंदे हैं जिनको कंपल्सरी O2 चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं तो मैं नहीं, मतलब ये बैक्टीरिया बोलता है मैं तो सरवाइव कर ही नहीं सकूंगा भाई, ऑक्सीजन दो तो मैं जिंदा रहूंगा। इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब। ओके, बिना उसके ये अपना रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, बिना इसके एटीपी नहीं बनेगा, मर जाएगा बंदा। तो कंपल्सरी O2। फैकल्टेटिव एनारोब जो है, दिस इज द कंडीशन, फैकल्टेटिव एनारोब। एनारोब मीन्स विदाउट, तो ये है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब जैसी कंडीशंस आ जाती हैं, ओके, जैसी कंडीशंस आ जाती हैं उस हिसाब से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब ठीक है भाई, अगर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन तो भाई चलो मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता हूँ, मैं बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो समय आने पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं
फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब इनमें दोनों कंडीशंस हैं, ये एरोबिक भी कर सकते हैं और समय आने पर एनारोबिक बन जाते हैं। तो कंडीशनल है। -O2 मतलब O2 के एब्सेंस में भी ये अपना काम कंटिन्यू कर लेंगे। फाइन। कमिंग टू एनारोबिक, ऑब्लिगेट एनारोब मतलब है कि कंपल्सरी ये एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए। कंपल्सरी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर गोइंग टू डू रेस्पिरेशन। ओके, कंपल्सरी ये अपना रेस्पिरेशन तभी करेंगे जब ये ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा। लेकिन फैकल्टेटिव का मतलब है अगेन कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब मैंने क्या बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो रही है तो चलो भाई हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कभी कभी करके देख लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है तो भाई क्यों छोड़े, चलो। तो ऐसे जो होते हैं कंडीशंस के हिसाब से ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं, ऑक्सीजन को भी यूज़ कर लेते हैं, मिल रहा है ऑक्सीजन चलो यूज़ कर लो। तो ऐसे बैक्टीरियाज को फैकल्टेटिव एरोब बोलते हैं। ओके फाइन। सो ऑब्लिगेट कंपल्सरी ऑक्सीजन यूज़ करने वाले बैक्टीरियाज, फैकल्टेटिव ऑक्सीजन यूज़ करते हैं लेकिन अगर उन पे कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये अपने आप को एनारोबिक में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब है कंपल्सरी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे बिना ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन आ गया तो ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जी सकते। फैकल्टेटिव एरोब वो बैक्टीरियाज जो दोनों कर सकते हैं, मतलब ये हैं तो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जहाँ ऑक्सीजन भरा पड़ा है तो फिर ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन मिल रहा है तो कर लो, तो उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। कमिंग टू न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो डाइवर्स टाइप का है, बहुत सारे वैरायटी में बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन करता है। मतलब इसके वैरायटी इतने ज़्यादा हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक भी कर सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी कर सकता है। ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करती हूँ, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप अपना खाना बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि हम जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने वालों को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब ये बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ तो हैं लेकिन दो तरह का ऑटोट्रॉफ दिखाते हैं। एक तो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेंगे तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। अगर ये केमिकल के प्रेजेंस में, अगर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये केमिकल्स यूज़ करके अपना खाना बना लेंगे और इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। अपना सिंथेसिस खाने पीने का केमिकल की हेल्प से करते हैं। Now photosynthetic bacteria which use light for preparation of their food material, and these can be divided into two categories. Photosynthetic bacteria can be anoxygenic photosynthetic bacteria और oxygenic photosynthetic bacteria. लाइट यूज़ करके ये अपना खाना बना तो लेते हैं लेकिन they do not produce oxygen. That means ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज, ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज। ओके, ये लाइट तो यूज़ करते हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज आर द बैक्टीरियाज जो लाइट यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच रिलीज ऑक्सीजन। ओके, सो एन ऑक्सीजन दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजेनिक विच गिव आउट ऑक्सीजन एज द एंड प्रोडक्ट। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आर मोस्टली यूजिंग द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं।
इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं एंड एटीपी का रिलीज करते हैं. दे आर मोस्टली हेल्पफुल इन recycling of the nutrients. Nitrogen fixing bacteria, phosphorus, आयन, सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो ये सारे के सारे जो हैं, जो सल्फर यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज, आयन यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज, फॉस्फोरस यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. तो ये सारे के सारे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, मोस्टली दे आर हेल्पिंग इन रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो ये रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज. ये बैक्टीरियाज जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग और यूजिंग द फूड बाय बिकमिंग अ पैरासाइट ऑन समबडी. किसी के बॉडी के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, या फिर दीज आर द वन विच विल बी प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, या फिर दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल लीडिंग टू डिजीजेस. किसी के बॉडी के अंदर घुस के डिजीज़ कॉज करेंगे और अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे. बायोगैस में मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे. दे विल डू फर्मेंटेशन, वहाँ से अपनी एनर्जी निकालेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर. दे विल बी एक्टिंग एज डिकम्पोजर्स, चीज़ों को तोड़कर उसमें से अपना खाना बना लेंगे, इज़न्ट इट. तो ये अलग अलग चीज़ें करके हेट्रोट्रॉफ्स दे आर गोइंग टू यूज़ देयर फूड. इसमें जो डिजीज़ेस आपको याद रखना है, विच यू हैव टू रिमेंबर दैट जो बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं, दे आर कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंसर प्लांट्स में होती है, एंड टिटेनस, which are given in your CBSE books. So you have to remember the diseases which are caused due to the bacteria infection of bacteria. Okay, so we'll go to the next one, reproduction in bacteria. Now when we are talking about reproduction, बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करता है क्या? डेफिनेटली करेगा भाई. जो जिंदा है, जो धरती पे आया है, वो रिप्रोड्यूस तो करेगा ही करेगा. ओके, नहीं करेगा तो वो वहीं पे ख़त्म. फिर तो आज हमको बैक्टीरियाज देखने को मिलते भी नहीं. और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन तो इतना फास्ट होता है कि अगर इनको समय दे दिया जाए तो ये पूरे धरती को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कवर कर डालेंगे. लेकिन नेचर इनको ऐसा चांस देता नहीं है. ओके, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. उसका पहला है कि रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरियाज ये करता है पहला विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मतलब है डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू. सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने में जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनल, विच इज़ मीसोसोम्स. मीसोसोम्स, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट मीसोसोम जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस इज़ अ सेल. तो इस सेल के अंदर यहाँ पे ये मीसोसोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच, और उसको अटैच होता है आपका न्यूक्लियोइड, द जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो मीसोसोम्स है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द बैक्टीरियाज टू अंडरगो डिवीजन. और ये डिवीजन एमाइटोटिक डिवीजन होती है. अभी इसमें पूरी तरह से माइटोसिस नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है. सो इट्स नॉट एग्जैक्ट इक्वल डिवीजन. दो सेल एकदम इक्वल नहीं होते, अनइक्वल हो सकता है, और डीएनए दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाता है, बड़ा होता है साइज में, और फिर डीएनए डिवाइड हो जाता है, और ये मीसोसोम्स हेल्प करता है. सो यू कैन सी हियर द बाइनरी फिशन इन द बैक्टीरियाज. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है. पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है. सो देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और ये दो में डिवाइड हो जाएगा. ओके, वेरी सिंपल शुरुआत हुई थी कि एक से दो बन रहे हैं सेल्स. उसके बाद आता है एंडोस्पोर. एंडोस्पोर ये बैक्टीरियाज कब करता है? जब कंडीशंस इसके अनफेवरेबल हो जाते हैं. तो ऐसे कंडीशन में ये अपने बॉडी के अंदर एक स्पोर बना लेता है, और उस कंडीशन में ये स्पोर बहुत हज़ारों सालों तक जिंदा रहता है. तो ये करता क्या है? ये जो सेल है, दिस इज़ गोइंग टू मेक अ कॉपी. इसका अपना जो डीएनए का है उसका एक कॉपी बना लेगा, अपना डीएनए का कॉपी बना लिया,
और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स डाल देगा। इसके ऊपर बहुत सारे इस तरह से बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाएंगी इस तरीके से। तो जब ये मर जाएगा, ये डीएनए ये ब्लास्ट हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, तो ये जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू कम आउट एंड इट विल रिमेन एज एंडोस्पोर। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल और कवरिंग है इसको बुलाएंगे एंडोस्पोर। तो ये जो एंडोस्पोर है दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये एंडोस्पोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको मारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज इट हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस बैक्टीरिया के अंदर। तो इसको नहीं मार सकते, बैक्टीरिया मर जाएगा लेकिन ये बाहर निकल के सर्वाइव करेगा। ओके, जो इनसे डिजीजेस कॉज होते हैं, जो एंडोस्पोर बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एंथ्रेक्स है, बैसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर आई हैव शोन यू द एंडोस्पोर्स आर प्रेजेंट। अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर से, यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, these are endospores. You can see here this is endospores. Okay, so those are the endospores which are present. Now third type of the bacterial reproduction is by genetic recombination. नाम से पता चल रहा है क्या कुछ तो रिकम्बाइन हो रहा है, दोबारा कंबाइन हो रहा है, जीन्स दोबारा कंबाइन हो रहे हैं, डीएनए दोबारा कंबाइन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन 3 तरीके से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन हो सकता है। ओके, सो दिस कैन बी ट्रांसडक्शन। 3 तरीके से होगा। लेट्स सी वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ना यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, जस्ट सी इसमें क्या दिख रहा है आपको। यू कैन सी कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक बैक्टीरिया दिख रहा है। बैक्टीरिया के अंदर इसका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, दैट इज इसका डीएनए, सर्कुलर डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, बेचारा बीमार पड़ गया, उसका डीएनए काम नहीं कर रहा है, या किसी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आके, और ये बंदे का ये ऊपर का जो एनवलप है वो हट गया है और इसका जो डीएनए है वो एक्सपोज हो गया है। इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए एक्सपोज हो गया, हवा में पड़ा हुआ है। उसके बगल में ही एक और नया बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जैसे ही इसको ये वाला डीएनए पड़ा मिलेगा, ये क्या करेगा, इसको फटाफट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। किसको खींच लेगा? इस डीएनए को। इस डीएनए को अपने अंदर खींच लेगा। अब इसके पास 2 तरह के डीएनए आ गए हैं। ये वाला जो डीएनए है ये पहले वाले बैक्टीरिया को है, इसको बोलेंगे फॉरेन डीएनए। ओके, तो ये फॉरेन डीएनए हो गया, ये उसका अपना खुद का डीएनए है, ओन डीएनए। तो ये दोनों डीएनए मिक्स हो जाएंगे। अब इसने तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डीएनए इसी बैक्टीरिया का हो तो भी चलेगा, ये डीएनए किसी वायरस का है तो भी चलेगा। किसी का भी डीएनए अगर उसको आसपास पड़ा हुआ मिल जाए इस बैक्टीरिया को, तो ये अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा उसको अपने अंदर, सक कर लेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अब देखो ये वाले जो डीएनए, इसका जो डीएनए चेंज हो, ग्रीन वाला जो बैक्टीरिया मैंने बनाया, वाइट बैक्टीरिया बेचारा मर गया, उसका डीएनए पड़ा हुआ था, उसका डीएनए इस ग्रीन बैक्टीरिया ने अंदर खींच लिया, और जिसकी वजह से अब ये दोनों डीएनए मिक्स हो गए। अब इसको बोलेंगे रिकम्बाइंड डीएनए, है ना, बोल सकते हैं हम रिकम्बाइंड डीएनए हो गया। भाई इसका जो डीएनए इसके साथ मिक्स होकर ट्रांसफॉर्म हो गया, कुछ और बन गया। ये डीएनए दोनों मिक्स होकर अब इसका ओरिजिनल डीएनए तो खत्म हो गया, कुछ नया बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसने उसका डीएनए खींच लिया। तो ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, जब हम करेंगे, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है।
ओके, मतलब एक छोटा सा एक और चीज़ बोल देती हूँ कि अगर ये बैक्टीरिया, ये वाला जो वाइट बैक्टीरिया बनाया मैंने, ये बंदा सीधा साधा था, ठीक है, और इसमें कुछ ये सीधा साधा था लेकिन इसका डीएनए बड़ा भयानक था, इसके अंदर डिजीज़ कॉज करने की ताकत थी। और ये जो ग्रीन बैक्टीरिया है, बाहर से तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन अंदर इसके जो डीएनए है वो सीधा साधा है बेचारा। लेकिन जब ये दोनों डीएनए मिक्स हो गए, ये तो जो ये डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया था, एज आई सेड, तो ये डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया था, तो इसके अंदर इसका डीएनए डिजीज़ कॉज करता था, ओके। लेकिन ये वाला जो था, ग्रीन वाला जो था, ये कोई भी डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा था, नॉन डिजीज़ कॉज करने वाला था, मीन्स नॉन वायरुलेंट बोलते हैं इसको। लेकिन जब ये मिक्स हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो ये इसमें ताकत आ गई डिजीज़ कॉज करने की। क्या कॉज करने की? डिजीज़ कॉज करने की ताकत आ गई इसके अंदर। अब ये डिजीज़ कॉजिंग बन गया। क्यों बन गया डिजीज़ कॉजिंग? बिकॉज ऑफ द रिकम्बाइंड डीएनए, ओके। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। भाई सीधा साधा बंदा गुंडा बन गया, ओके। ये बैक्टीरिया सीधा साधा था ग्रीन वाला, लेकिन जैसे ही वाइट का बैक्टीरिया घुसा उसके अंदर, वो तो गुंडा बन गया। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ गया उसके अंदर। अब आते हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन पे। ट्रांसडक्शन मतलब ट्रांसड्यूसिंग, किसी में घुसा देना, ठीक है, अपना डीएनए घुसा देना को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो बंदा बैठा है, टैडपोल जैसा बंदा बैठा है, दिस टैडपोल जैसा बंदा जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, अ वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, ओके। ये जो बैक्टीरिया है ये वायरस है एक्चुअली। दिस इज अ वायरस जो किसको अटैक कर रहा है, दिख रहा है आपको? बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है। इसने क्या किया, जैसे ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, अपने पैर उसने उस पर जमा लिए, पूरी अच्छे से उस मेम्ब्रेन के ऊपर अपने पैरों को फिट कर दिया, और उसके बाद उसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसका डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट हो गया, फाइन। अब ये जो डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट हो गया है, ये जो डीएनए इसमें इंजेक्ट किया है इसने, ये डीएनए अंदर जाने के बाद, इसका खुद का भी तो डीएनए है, बैक्टीरिया का भी डीएनए है, यहाँ दिख रहा है आपको वाइट कलर में, ये बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट है, ओके, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो इसने ब्लू वाला डीएनए इसमें डाल दिया अपना। अब जैसे ही उसने अंदर डाला अपना डीएनए, वो खुद अंदर नहीं आता, बहुत चालू है, सिर्फ अपना डीएनए अंदर डाल दिया बैक्टीरिया में, और अपना आराम से बाहर घूम रहा है। मर गया अब तो वो, उसका डीएनए तो जुकाम था, कर लिया उसने। अब जैसे ही वो डीएनए अंदर गया, ये डीएनए मल्टीप्लाई होने लगा, और इसने क्या कर दिया, इस बेचारे खुद का डीएनए, इसका खुद के उसके घर में घुस के उसी के डीएनए को तोड़ दिया। उसका खुद का डीएनए देखो ब्रेक हो गया, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उस डीएनए को उसने ब्रेक कर दिया। यू कैन सी, डीएनए है वायरस का, जो डीएनए है, ये कुछ डीएनए अपना डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन कुछ डीएनए ऐसा होता है जो थोड़ा लालची होता है, बोलता है ठीक है भाई ये वाला फ्री में मिल रहा है, तो वाइट वाले के साथ, इसका वाइट वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में अपना भी मिक्सिंग कर लेता हूँ, तो कुछ पार्ट्स उसके जाके इस डीएनए के साथ में मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मिक्स हो गया है। अब ये क्या करते हैं, ये जितने भी डीएनए छोटे छोटे बन गए हैं, अपनी जेनेटिक मटेरियल जो है, ये अपना प्रोटीन बना के इसकी कवरिंग बना लेते हैं, एंड दे आर रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ दीज बेबी वायरसेस। तो आपको यहाँ नज़र आ रहे बहुत सारे बेबी वायरसेस बन गए हैं, और ये बेबी वायरसेस, इनके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, ये जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इन वायरसेस के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही इन वायरसेस की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स, ऑल दीज बेबीज कम्स आउट, ये बेबीज़ बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बेबीज़ बाहर आते हैं, अब ये फ्रेश बैक्टीरिया को ढूंढते हैं, इनका टारगेट ढूंढते हैं। अब ये भैया इनको किसी को अटैक करना है, तो अब ये दूसरा बैक्टीरिया की खोज में चले जाते हैं। सपोज़ ये वाला जो बैक्टीरियोफाज है, ये जो वायरस है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वाइट वाला वायरस का भी डीएनए प्रेजेंट है और इसका खुद का भी डीएनए प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, नया बैक्टीरिया के पास जाके उसके सरफेस के ऊपर लैंड हो जाता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बैठ जाता है बड़े आराम से पैर फैला के। और अब
अपना डीएनए वो इसके अंदर डाल देता है। जब इसके अंदर अपना डीएनए डाल दिया तो ये क्या करता है, इस ग्रीन वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जाके इसको अपने डीएनए को मिक्स कर देता है, ओके, ताकि वो और कॉपीज़ बना ले अपनी। तो ये डीएनए के साथ में जाके यहाँ पे देखो, यू कैन सी कि इस डीएनए के साथ में यहाँ पर यू कैन सी ये डीएनए इसने अपना वायरस डीएनए मिक्स कर दिया है। मतलब ये बंदा, सपोज आप ऐसा समझ लो कि ये जो वायरस है इसने अपना डीएनए इस डीएनए के साथ में मिक्स करके इसके थ्रू दूसरे डीएनए के साथ में मिक्स हो गया है एंड इट हैज़ रिजल्टेड इनटू सम नया टाइप ऑफ द डीएनए। दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। मतलब उसने यहाँ पे इसके डीएनए को पूरा बदल के रख दिया है, चेंज कर दिया है, पूरा का पूरा इसका डीएनए बदल दिया है, इसके डीएनए में चेंजेस कर दिए हैं इस वायरस ने, ओके। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। उस बैक्टीरिया के डीएनए को बदल देना, अपना डीएनए उसके डीएनए के साथ में जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज दिस बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्जुगेशन है दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल, हम यहाँ पे इसको सेक्शुअल नहीं बोलते, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पैरासेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पैरासेक्शुअल बिकॉज इट इज़ नॉट फुल्ली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ कोई मेल या कोई फीमेल नहीं है, यहाँ पे दो स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, एक नेगेटिव स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। पॉजिटिव स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें अगर हम डाई डालेंगे तो पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया कलर हो जाएगा उस डाई से और नेगेटिव वाला बैक्टीरिया कोई कलर नहीं दिखाएगा, इसलिए उसको नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। लेकिन दो तरह के ये जो बैक्टीरियाज हैं दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ ट्यूब इन बिटवीन। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्यूब बना लिया इन्होंने, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया है, एक कनेक्शन बन गया जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिलाई। तो ये बैक्टीरियाज के पास में पिलाई होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पिलाई प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पे। इन पिलाई की हेल्प से दे आर गोइंग टू शो दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेंगे, कनेक्टिविटी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पास। जब ये कनेक्शन तैयार हो जाता है तब ये F+ दैट इज़ पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है दैट इज़ प्लास्मिड है, इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये क्या करेगा, अपना प्लास्मिड पहले डबल कर लेगा, कॉपी बना लेगा उसकी। कॉपी बनाने के बाद इसको अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसने इस वाले बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जिसके पास बंदे के पास प्लास्मिड नहीं था, ओके। अब जैसे ये प्लास्मिड इसके अंदर जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग, ये प्लास्मिड इसके अंदर चला गया। तो ये प्लास्मिड आपको दिख रहा है इसके अंदर चला गया, ओके। दैट मीन्स अब ये जो नेगेटिव बैक्टीरिया था इट हैज़ टर्न इनटू पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर भी प्लास्मिड डाल दिया इसने, इसको अपने जैसा बना लिया। इसने बोला भाई हमारे पार्टी में आ जा, मैं तेरे को अपने जैसा बना लेता हूँ। और अपने जैसा बनाने के लिए उसने अपना प्लास्मिड इस नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया एंड ये नेगेटिव बैक्टीरिया फिर से पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसने अपना सेक्स चेंज कर लिया, नेगेटिव था इसका सेक्स, अब इसका सेक्स पॉजिटिव बन गया। किसकी वजह से? बिकॉज इसकी जो दो प्लास्मिड था, ये वाला एक और प्लास्मिड था, ये प्लास्मिड इसने इसके अंदर डाल दिया एंड इट हैज़ resulted into formation of the new type of the bacteria। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जब अपना बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन।